हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर कदम एक नया सफर। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आपकी मेहनत आपको सफलता तक जरूर पहुंचाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में गोंड, भील, कोल, बैगा, भारिया, बंजारा जनजातियों को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम एक नई जनजाति को पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है, जिसका नाम है कोरकू जनजाति। एक बार फिर मैं वही लाइन दोहराऊंगा, पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, भटको मत। 10 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है एक ही जगह गहरा गड्ढा खोदो, वहां से पानी निकलने की संभावना अधिक होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कोरकू जनजाति। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मानवों का समूह, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस। तो एक बार यही क्वेश्चन आ गया कि किस जनजाति का या किस शब्द का शाब्दिक अर्थ मानवों का समूह है, तो आंसर क्या होगा? कोरकू। कोरकू जनजाति दक्षिणी मध्य प्रदेश में निवास करती है। दक्षिणी मध्य प्रदेश इसका मतलब ही है निमाड़ बेल्ट के आगे वाला हिस्सा, जिसमें मुख्य रूप से होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल जिले आते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं कोरकू जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाई जाती है, तो आंसर होगा छिंदवाड़ा। यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत पर निवास करती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ये जनजाति आई कहां से, तो आपने एक जनजाति सुनी होगी, मुंडा ट्राइब। मुंडा जनजाति सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन एक नाम जरूर सुना होगा, जो नाम था बिरसा मुंडा। जनजातियों के वो भगवान है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा मुंडा जनजाति के थे। मुंडा जनजाति से ही एक जाति बनी कोल, और कोल से ही एक जाति बनी कोरकू। यानी कि मुंडा, कोल, कोरकू एक ही जाति समूह की जनजातियां हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि कोल जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी हैं, देखिए प्रत्येक जाति की उपजाति आपको पता ही होनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना यहीं से होती है। और क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कौन सी उपजाति है, मैच द फॉलोइंग में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं कि कोरकू की उपजातियां कौन कौन सी हैं। पहली है बोबई, पठारिया, दुलारिया और रूमा। मुख्य रूप से इसकी 4 उपजातियां हैं, जिसमें से आपको पठारिया और दुलारिया याद रखनी है। याद तो चारों रखनी है, लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम ये दो नाम आपको याद ही है। तो कौन कौन सी उपजातियां हैं? बोबई, पठारिया, दुलारिया और रूमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी जनजाति है जो राजपूतों को अपना वंशज मानती है। तो मध्य प्रदेश की कोरकू जनजाति राजपूतों को अपना वंशज मानती है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो राजपूतों को वंशज मान रही है, तो आंसर होगा कोरकू जनजाति। ये जनजाति भी 2 ग्रुप में बटी हुई है। देखिए बहुत सारी जातियां ग्रुपों में बटी होती है। जैसे रघुवंशी की बात करें तो इनके भी 2 ग्रुप हैं, ठाकुर ग्रुप अलग चलता है, एक पटेल चलता है। सोनी जनजाति की बात करेंगे तो उसमें 10 चलती है, जैन में श्वेतांबर, दिगंबर चलते हैं। ऐसे ही ये जो कोरकू जनजाति है ये भी 2 क्लास में डिवाइड है, 2 वर्गों में डिवाइड है। एक का नाम है राजकोरकू और दूसरे वर्ग का नाम है पोथरिया। तो राजकोरकू कौन है? देखिए नाम में ही लिखा है राज, यानी कि इनके पास जमीन जायदाद बहुत होती है। राजकोरकू कोरकू जनजाति का बहुत बड़ा भूस्वामी वर्ग है। जिनके पास जमीन होती है उनको कौन से कोरकू कहा जाता है? राजकोरकू। और जो शेष जिनके पास जमीन नहीं है या ना के बराबर है, जो पहाड़ों पर रह रहे हैं या जंगली क्षेत्रों में रह रहे हैं, वो कौन होंगे? पोथरिया कहलाएंगे। वो क्या कहलाते हैं? पोथरिया कहलाते हैं। तो राजकोरकू और पोथरिया कोरकू 2 वर्गों में ये जनजाति बटी हुई है। अब हम बात करेंगे कि इसकी धार्मिक स्थिति क्या है। देखिए कोई भी जनजाति हो, इनके अपने खुद के देवता होते हैं, इनका खुद का कल्चर होता है, जादू टोना में काफी विश्वास होता है, अंधविश्वास में ये बहुत ही बिलीव करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनकी धार्मिक स्थिति क्या है। तो इनके जो सबसे प्रमुख देवता हैं, इनके जो गांव के देवता हैं, वो हैं डोंगर देव। प्रत्येक जनजाति के अपने प्रमुख देवता हैं। ये पूजा तो राम की भी करते हैं, सीता की भी करेंगे, हनुमान जी की भी करेंगे, कृष्ण की भी करेंगे, लेकिन इनके जो सर्व प्रमुख देवता है वो कौन है? डोंगर देव
और दूसरे प्रमुख देवता हैं जिनका नाम है भटुआ देव। तो क्वेश्चन आएगा डोंगर देव और भटुआ देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो आंसर क्या होगा? कोरकू जनजाति के प्रमुख देवता हैं। और इनको प्रसाद में क्या चढ़ाते हैं? हम प्रसाद में चढ़ाते हैं नारियल, ये चढ़ाते हैं मुर्गी या मुर्गा या फिर सुअर का मांस। सुअर और मुर्गे की बलि दी जाती है इनको और उसी का मांस चढ़ाया जाता है डोंगर देव और भटुआ देव को। तो पूछा गया है क्वेश्चन डोंगर देव और भटुआ देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो आंसर क्या आएगा? कोरकू। इसके अलावा शूर, चंद्र और मेघनाथ की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो आंसर क्या होगा? कोरकू। देखिए सूर्य और चंद्र की तो कोल भी कर रही थी, लेकिन इसमें एक अलग नाम मिल गया डोंगर देव, भटुआ देव और तीसरा नाम मेघनाथ। गोंड जनजाति भी मेघनाथ की करती है, ये भी मेघनाथ की करती है। देखिए गोंड भी तो रहती है छिंदवाड़ा में। तो आपसे पूछा जाएगा मेघनाथ की पूजा कौन सी जनजाति द्वारा? तो देखिए संभावना बनती है दोनों ऑप्शन साथ में लाएं, फिर भी आपको कोई एक टिक करना है तो आप टिक कर देना कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में मेघनाथ की पूजा बड़े स्तर पर होती है, उनके ये पूजनीय माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इनका खाद्य पदार्थ क्या है। तो देखिए इनका खाद्य पदार्थ है लचका, जो एक हल्की सी डाइट होती है, एक नाश्ता के जैसा हल्का सा डाइट है, उसका नाम इन्होंने क्या रखा है? लचका रखा है। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे कि भील जनजाति के लोगों का खाद्य पदार्थ का नाम क्या है? देखिए आप कमेंट में पेय पदार्थ मत बताना, क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ, क्या खाना पसंद करते हैं। और दूसरा, कान्हा नेशनल पार्क में किस जनजाति की महिलाओं को गाइड की जॉब दी गई है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कान्हा नेशनल पार्क में कौन सी महिलाएं गाइड्स का काम करती हैं? दोनों की आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या क्या हो गया। कोरकू शब्द का शाब्दिक अर्थ हो चुका है, मुंडा जनजाति की एक ब्रांच है, निवास स्थान सतपुड़ा पर्वत दक्षिणी मध्य प्रदेश है, राजपूतों को अपना वंशज मानते हैं, धार्मिक स्थिति में इनके प्रमुख देवता डोंगर देव हैं। ये 2 वर्ग में बटी हुई है, जिसके पास जमीन है वो राजकोरकू कहलाते हैं, शेष वर्ग कहलाता है थोथरिया। इसकी 4 उपजातियां हैं, भोवही, पठारिया, दुलारिया और रूमा। इसके बाद बात करते हैं इसमें एक प्रथा जो काफी प्रमुख है, जिसका नाम है सिडोली प्रथा। वेरी 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 इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यदि इस जनजाति में कुछ चीज याद रखनी है वो है सिडोली प्रथा। तो देखिए प्रथा क्या होती है, इस जनजाति में मृतकों को दफनाया जाता है और दफनाने के बाद उसकी स्मृति में जिस जगह पर दफनाया गया वहां चबूतरा नहीं बनाते, वहां पर एक लकड़ी का एक पिलर बना देते हैं, लकड़ी का एक स्तंभ बनाया जाता है। यही प्रथा किस नाम से जानी जाती है? सिडोली प्रथा। मृतक को दफनाएंगे, उसी जगह पर एक लकड़ी का पिलर बना देंगे और ये पूरी प्रथा किस नाम से जानी जाती है? सिडोली प्रथा। उसकी याद में ये ऐसा करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन से विवाह प्रचलित है, देखिए प्रत्येक जनजाति में लगभग कॉमन विवाह है, तो जो कॉमन है वो कभी नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन वही आएगा जो अलग होगा। तो इसमें जो अलग विवाह है वो है चिथौड़ा विवाह। जो कहो चिथौड़ा विवाह कुछ नहीं है, जो हमारे यहाँ फूफा जी जीजा जी काम कराते हैं वही यहाँ पे चिथौड़ा कराते हैं। चिथौड़ा एक टीम है, 3-4-5 लोगों की एक टीम है। ये क्या करती है? घर घर जाती है, जिस घर में शादी के लिए लड़की की जरूरत है, कहीं पर वर की जरूरत है, कहीं वधू चाहिए, तो ये टीम क्या काम करती है? कुल मिला के ये मीडिएटर की भूमिका निभाती है। रिश्ता लेकर एक घर से दूसरे घर में जाते हैं और ऐसा कराया गया विवाह किस नाम से जाना जाता है? चिथौड़ा विवाह। हमारे इधर रिश्ते आते हैं, कहीं फूफा जी ले आए, कहीं जीजा जी ले आए, कहीं मामा ले आए। उसी प्रकार जो मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं उसका नाम क्या है? चिथौड़ा प्रथा। जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती है शादी.com, इनकी शादी.com है चिथौड़ा, एक टीम है जो 4-5 लोगों की होती है। तो चिथौड़ा विवाह किस जनजाति का प्रचलित विवाह है? आंसर है कोरकू। इसके अलावा अन्य विवाह कौन है? वही विवाह जो सभी जातियों में चलती है, राजी बाजी यानी लव विवाह। इसके बाद लमसेना, राजी बाजी, हट विवाह, ये वही कॉमन है जो सब में चलते हैं। तो ये आपको याद नहीं रखना, केवल कौन सा रखना है? चिथौड़ा। और ये जनजाति भी सगोत्रीय विवाहों को वर्जित मानती है, इसमें भी सगोत्रीय विवाह नहीं होते। अब हम बात करेंगे कि इस जनजाति का नृत्यों के बारे में, कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं? तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक नृत्य था दहका, जो कौन सी जनजाति करती थी? कोल। एक था कर्मा, जो कहां पे होता था? गोंडों में। इसका जो सबसे इंपोर्टेंट नृत्य है वो है चटकुरा।
वेरी 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 इंपोर्टेंट। चटकोरा रक्त कई बार एग्जाम में आया हुआ है। आप पुराने वर्षों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे बार बार यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो चटकोरा नृत्य किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? कोरकू। इसके अलावा इनका एक नृत्य, एक नाटक है, जिस नाटक करते हैं उसी में डांस भी करते हैं, जिसका नाम है खम्ब स्वांग। ये भी कई बार आया हुआ है। खम्बे स्वांग नाटक किस जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? कोरकू। अब एक लास्ट पॉइंट कि इस जनजाति के सबसे पूजनीय या सबसे सम्मानित व्यक्ति कौन से? जैसे हमारे यहाँ सबसे सम्मानीय होते हैं फूफा, दूसरे नंबर पे जीजा, मामा। फूफा जी को काफी सम्मान देते हैं, और फूफा जी को सम्मान ना दो तो उन्हें बुरा भी लग जाता है। कहीं भी फंक्शन होता है तो फूफा जी को कुछ काम भी देना पड़ता है, कुछ जिम्मेदारी देना पड़ती है, जैसे लगे उनको कि कुछ सम्मान है। ऐसे ही इस जनजाति के सम्मानित व्यक्ति हैं पडियार और भूमका। भूमका और पडियार ये गांव के सबसे बुजुर्ग और दूसरे पुजारी वर्ग। इसका भूमका का अर्थ होता है पुजारी वर्ग, जो पूजा पाठ करता है। पडियार यानी बूढ़ा व्यक्ति। तो बूढ़े व्यक्ति और पुजारी वर्ग को ये ज्यादा सम्मान देते हैं, सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। ये थी पूरी कोरकू जनजाति, जिसमें आपको 3-4 पॉइंट, कम से कम 3-4 पॉइंट आपको याद ही रखना है। एक सेडोली प्रथा, दूसरा चटकोरा नृत्य, तीसरा खम्ब स्वांग और चौथा डोंगरदेव। कुछ याद हो ना हो ये 4 रखिए। और यदि आप एमपीपीएससी का प्री देने जा रहे हैं तो ये बात नोट कर लीजिए, 100% संभावना है कि 1 या 2 क्वेश्चन उपजाति पर जरूर आएगा। किसकी पर आए नहीं कह सकते, लेकिन उपजाति मैच द फॉलोइंग में आएगी ही आएगी। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। एक बार फिर वही लाइन दोहराऊंगा, पढ़ो भाई जो पेपर में आए, फालतू का मत पढ़िए, इतना वर्णन फालतू का अपने ऊपर मत लीजिए, इतना दबाव नहीं झेल पाएंगे, सिलेबस कम नहीं है। अभी एक बैच एमपीपीएससी का मैंने कंप्लीट कराया, पूरा प्री और मेंस का, लगभग 35 कॉपियां बन गई हैं। एक कॉपी 300 पेज की भी होगी, तो आप लगाइए 35 कॉपी में कितना डेटा जा चुका होगा। इतना याद रखना मुश्किल है, इसलिए स्मार्ट तरीके से पढ़िए। एक जनजाति को एक पेज में कर लीजिए और बार बार इसी को पढ़िए, और इसको पढ़कर आप पुराने वर्षों के पेपर सॉल्व कीजिए, और फिर इसके बाद आप टेस्ट सॉल्व करते रहिए। यकीन मानिए 90% सब यहीं से आएगा। बचा हुआ 10% कोई भी टीचर दावा नहीं कर सकता। यदि कर रहा है तो इसका मतलब वो मक्कार है, झूठा है। क्योंकि पेपर बनाने वाला क्वेश्चन ऐसे ही सेट करेगा कि वो 8 से 10 क्वेश्चन किसी से भी ना बने। तुक्का लगे वो बात अलग है, लेकिन बनेंगे किसी से नहीं। तो पढ़ो भाई जो एग्जाम में आए। धन्यवाद।